हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर कक्षा 12 का सांख्यिकी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का हमारा नाम है रैखिक सहसंबंध यानी कि लीनियर कोरिलेशन। तो इस चैप्टर के बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो चैप्टर में सबसे पहले हमको दिया क्या है, चैप्टर के नाम के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है चैप्टर 2 है हमारा। चैप्टर 2 का नाम है रैखिक सहसंबंध। रैखिक सहसंबंध यानी कि लीनियर कोरिलेशन। ओके, तो ये हमारा आज का चैप्टर। अब सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में देखेंगे। तो चैप्टर के अंदर जो लिखा हुआ है हमारे पास एक शब्द रैखिक सहसंबंध। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि ये सहसंबंध है क्या। रैखिक मतलब रेखा वाला, लेकिन सहसंबंध क्या। तो सहसंबंध मतलब होता है किसी दो या दो से अधिक चल होते हैं हमारे, दो या दो से अधिक चलों के बीच में प्रत्यक्ष या परोक्ष कारणों से एक साथ, प्रत्यक्ष या परोक्ष कारणों से एक साथ कमी या वृद्धि, या तो कोई घटे या तो बढ़े, अपना जो भी जैसा भी होता है तो बढ़ेगा या तो घटेगा, जैसा भी हो, तो वो एक साथ में कमी या वृद्धि यानी कि परिवर्तन होते हों दोनों में। तो उस प्रकार के दोनों के चलों को हम क्या बोलते हैं कि दोनों चलों के बीच में कोई एक संबंध है और उस संबंध को हम क्या कहेंगे, सहसंबंध। तो हम इसकी व्याख्या लिखते हैं कि सहसंबंध है क्या। तो यहाँ हम पहले देखेंगे कि सहसंबंध अर्थात यदि किन्हीं दो चलों के मान में या कीमत में प्रत्यक्ष या परोक्ष कारणों से एक साथ कमी या वृद्धि, एक साथ क्या हो, या तो कमी हो या वृद्धि हो तो उन दोनों चलों के बीच में सहसंबंध है, ऐसा कहेंगे। उन दोनों चलों के बीच में क्या है, सहसंबंध है, ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो यह हमारी व्याख्या हुई कि इसकी सहसंबंध की। सहसंबंध होता क्या, तो हमारे दोनों जो भी चल होंगे उन दोनों चलों में एक साथ में कमी या वृद्धि होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सहसंबंध कहेंगे। अब सहसंबंध के बाद में आते हैं हमारे सहसंबंध के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ सहसंबंध के प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करें तो सहसंबंध के बारे में अध्ययन करने पर पता चलता है कि सहसंबंध के कितने प्रकार हैं, 2। ऐसे कुल 3 प्रकार कहे जा सकते हैं। एक धन सहसंबंध, दूसरा ऋण सहसंबंध, और उसके बाद में हमारे पास में किताब के 12वीं के बेस पर हमारे पास 2 ही है, मुख्य 2 प्रकार है, धन सहसंबंध और ऋण सहसंबंध। और तीसरा है सहसंबंध का अभाव, यानी कि कोई संबंध ही नहीं होता, उन दोनों के बीच में सहसंबंध नहीं होगा। और कोई संबंध हो तो अलग हो सकता है, लेकिन उन दोनों चलों के बीच में कोई सहसंबंध नहीं हो, यानी कि सहसंबंध का अभाव, ये हमारा एक तीसरा सहसंबंध का प्रकार हो सकता है, जिसको एक प्रकारों में गिना नहीं जाता है ऐसे तो 12th के लेवल पर। सहसंबंध का अभाव यानी लैक ऑफ एसोसिएशन, लैक ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, सहसंबंध का अभाव। अब धन सहसंबंध के भी 2 प्रकार होते हैं और ऋण सहसंबंध के भी 2 प्रकार होते हैं। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला है हमारा आंशिक धन सहसंबंध, और दूसरा है पूर्ण धन सहसंबंध, आंशिक धन सहसंबंध। अब ऋण सहसंबंध के अंदर भी यही 2 प्रकार हैं, आंशिक ऋण सहसंबंध और पूर्ण ऋण सहसंबंध। तो इस प्रकार से हमारे टोटल प्रकारों की, कुल प्रकारों की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4 और 5 है।
बट हम नॉर्मली बात करने जाते तो ये दो प्रकार मुख्य हैं। इसके अंदर फिर हमारे दो सब पार्ट्स बनते हैं, उनको हम बोलेंगे आंशिक धन सहसंबंध और पूर्ण धन सहसंबंध। इधर आंशिक ऋण सहसंबंध और पूर्ण ऋण सहसंबंध। आंशिक धन सहसंबंध, पूर्ण धन सहसंबंध की वैल्यू होती है +1 और पूर्ण ऋण सहसंबंध की कीमत होती है -1। आंशिक में 0 से लेकर 1 के बीच के सारे आते हैं, 0 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, पर 0 से लेकर 1 के बीच में हमारे जो भी होते हैं वो हमारे आंशिक धन सहसंबंध में आ जाते हैं। जैसे कि 0 इज लेस देन r इज लेस देन 1। ओके, अब पूर्ण यानी कि प्लस का 1 हो ही गया है। फिर यहाँ हम बात करें तो -1 इज लेस देन 0 और r इज लेस देन 0, यानी 0 से -1 के बीच में जो होते हैं वो आंशिक ऋण सहसंबंध में हमारे आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम सहसंबंध का विस्तार कुल कितना है। तो सहसंबंध का विस्तार है हमारा, ये एग्जाम में MCQ के लिए मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, सहसंबंध का विस्तार कितना होता है। तो -1 से +1 के बीच, -1 से +1 के बीच कहीं भी हो सकता है। अगर उसको हम गणितिक भाषा में प्रस्तुत करें तो -1 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू +1। ये हमारा इसका विस्तार है। गाणितिक भाषा में प्रस्तुत किया जाए तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस तरह से हो सकता है, और ऐसे हिंदी में देखा जाए तो सहसंबंध का विस्तार -1 से लेकर +1 के बीच होता है। ओके, तो ये रेंज ऑफ कोरिलेशन हम इसको बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको? रेंज ऑफ कोरिलेशन। तो हाउ इट इज, ओके, यहाँ हम देखें तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव और लैक ऑफ एसोसिएशन, लैक ऑफ कोरिलेशन। अब बात करते हैं हम आगे कि अब संपूर्ण धन सहसंबंध होता है, यानी कि जो r बराबर +1 है वो क्या दर्शाता है। हम उसको ग्राफिकल दृष्टि से देखा जाए, हम इसको अगर ग्राफ की दृष्टि में देखते हैं तो हमारे पास में 3 प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं, और ऐसे तो हमारे 5 प्रकारों के 5 ग्राफ हम यहाँ रेडी कर सकते हैं। तो अगर हमारे सभी लक्षण, सभी बिंदु अगर ग्राफ के अंदर एक ही दिशा में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? नीचे से ऊपर की तरफ, तो यह हमारा कौन सा होता है? संपूर्ण धन सहसंबंध। क्या होता है? संपूर्ण धन सहसंबंध यह हमारा होता है, यानी कि r+1, r इज इक्वल टू क्या होता है हमारे यहाँ पर +1, यानी कि संपूर्ण धन सहसंबंध हमारा होगा। अब यही चीज़ अगर हमारी नीचे की साइड में आती है, इस साइड से दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ सीधी रेखा में होनी ज़रूरी है सभी। अगर हमारे जो पॉइंट्स हैं, जो हमारे बिंदु हैं, अगर ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ दाईं ओर से बाईं ओर दिखाई दे रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की ओर हम देखते हैं यहाँ पर, और ये किस साइड से हैं? दाईं ओर से बाईं ओर। बाईं ओर अगर जाते हुए दिखाई देते हैं हमारे ये, तो या तो ऐसा लिखा आ सकता है या ऐसा आ सकता है। तो वहाँ पर हमारा कैसा होता है? संपूर्ण ऋण सहसंबंध। क्या होता है? संपूर्ण ऋण सहसंबंध, यानी कि r बराबर कैसा होगा हमारा वहाँ पर? -1। उसके बाद में अगर हमारे बिंदु बिखरे हुए वो दिखाई देते हैं हमको, या तो पहले हम इसको देख देते हैं, ये पूरा क्या है? सब एक दूसरे का गोल बनाकर है, यानी कि हमारे कोई भी इसके अंदर जो सहसंबंध है वो कैसा रहेगा? सहसंबंध का अभाव दर्शाएगा। यहाँ पर हमारे प्रकाश के कोई भी बिंदु होंगे नहीं, यहाँ कोई भी प्रकार का सहसंबंध बनता नहीं है। या तो इसके बिंदु कोई यूँ, कोई यहीं, उल्टा सीधा कहीं भी हो सकते हैं। तो उस प्रकार के सहसंबंध को हम क्या बोलेंगे? सहसंबंध का अभाव। क्या बोलेंगे? सहसंबंध का अभाव। अब जब सहसंबंध का अभाव वहाँ पर है तो r की कीमत कितनी हो जाती है? 0। कोई भी बिंदु
एक भी सीधी दिशा में दिखाई देता नहीं है। अब उसके बाद में हमारे पास में आते दूसरे दो एक्स्ट्रा जो टाइप्स थे हमारे दोनों प्रकार, वो हमारे बिंदु ऊपर नीचे तो जाएंगे लेकिन सीधी रेखा में नहीं, आड़े अबड़े उल्टे सीधे कहीं ना कहीं से हो सकते हैं हमारे। तो ये हमारा क्या रहेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ अगर बिंदु जा रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, आंशिक धन सहसंबंध। आंशिक धन सहसंबंध हमारा वहाँ पर होता है। तो बिंदु देखो यहाँ पर सीधी रेखा में नहीं है इसके लिए, और कहाँ से जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ पर इसकी कीमत कितनी हो सकती है, 0 इज़ लेस देन r इज़ लेस देन 1, लेकिन कोई फिक्स नहीं है, 0.2 भी हो सकता है। तो जो भी होगा हम उसके बीच में ही देखेंगे। अब हमारे पास में एक और प्रकार है इसका, जो हम इसको पांचवा प्रकार के रूप में नाम देते हैं। बिंदु ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार के संबंध को क्या बोलेंगे, आंशिक ऋण सहसंबंध। क्या बोलेंगे, आंशिक ऋण सहसंबंध। यह हमारा सेक्शन ए का या सेक्शन बी का एक क्वेश्चन हो सकता है। किसका, सेक्शन ए या तो सेक्शन बी के अंदर हमारे क्वेश्चन हो सकता है। और कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क में थ्योरम में से कोई भी एक आकृति दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि इसमें सहसंबंध का प्रकार बताओ या तो उसकी वैल्यू बताओ। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर, ये भी हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन है। कौन सा है कौन सा नहीं वो पूछ सकते हैं। सहसंबंध अर्थात क्या, ये भी हमारा 1 मार्क का एक व्याख्या में सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारा इसका थियोरेटिकल पोर्शन रहा। अब हमारी विधि आती है कि इसकी विधियाँ कितनी हैं सहसंबंध का अध्ययन करने की। तो सहसंबंध का अध्ययन करने की हमारे पास में कुल 2 विधियां हैं, ऐसे तो 3 है। अध्ययन करने की कुल की बात करें तो हम 3 विधि लिखेंगे। तो 3 विधियों में किस किस के नाम आते हैं, तो सबसे पहला हमारा आता है ग्राफिकल मेथड, जो हमने अभी डिस्कशन की ऊपर, आलेख की रीत जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आलेख की रीत। अब आलेख की रीत में हमारे पास में होता क्या है कि ग्राफ ड्रॉ करने का होता है, जिसका बड़ा सा हमारे कोई क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, नहीं है कोर्स में नहीं है इसके लिए, लेकिन इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं। दूसरा हमारे पास में बात आती है किसकी, कार्ल पियर्सन की रीत। कौन सी रीत आती है, कार्ल पियर्सन की गुणन आघूर्ण की रीत भी हम इसको बोल सकते हैं। कार्ल पियर्सन की गुणन आघूर्ण यानी कि गुणन प्रघात की रीत, गुजराती में बोले तो प्रघात बोलते हैं, बट आघूर्ण शब्द इसका सही शब्द है, गुणन आघूर्ण की रीत। ओके, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं। और हमारी इसी की जो तीसरी पद्धति है वो है स्पीयरमैन की क्रमांक से संबंधांक की रीत। किसकी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने इस मेथड को दिया था। ऊपर कार्ल पियर्सन ने और नीचे चार्ल्स स्पीयरमैन ने नीचे एक विधि दी थी, उसका नाम था क्रमांक सहसंबंध या तो कोटि सहसंबंध की रीत, क्रमांक सहसंबंधांक की रीत। तो इस प्रकार से हमारे इसके अध्ययन की कुल कितनी विधियां हैं, 3। तीनों विधियों के बारे में हम एक के बारे में अध्ययन ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं, शॉर्टकट में हमने यहाँ देख लिया है। बाकी बड़ा क्वेश्चन इसका कोई होता नहीं है। बड़े क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी आता ही है, और यहाँ से बात करें तो हमारा एक 3 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में से इस मेथड का होता ही है। तो इस चैप्टर का वेटेज कुल कितना होता है, 12 मार्क का वेटेज होता है। उस 12 मार्क में एक हमारा एमसीक्यू, एक सेक्शन बी, एक सेक्शन सी, एक सेक्शन डी और एक सेक्शन एफ का 5 मार्क का, इस प्रकार से टोटल हमारे 12 मार्क्स हो जाते हैं। ओके, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होगी तो हम थोड़ा सेक्शन ए और सेक्शन बी को इससे कवर पाएंगे। ये क्वेश्चन कभी कभी सेक्शन बी के अंदर भी पूछ लिया जाता है, और यहाँ से हमारे आगे की शुरुआत होती है कि आगे हमको इस चैप्टर के अंदर क्या करना है। तो पहले हम एक बार इसको टर्न आउट करके देख लेते हैं।
सहसंबंध का अर्थघटन की बात होती है। सहसंबंध के लक्षण भी हमारे जो होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं। सहसंबंध के लक्षणों के अंदर हमने उसकी व्याख्या देखी, उसका विस्तार देखा, और ये भी क्या एक इकाई मुक्त माप है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास सहसंबंध के अध्ययन की बात करें, लक्षणों की बात करें तो सहसंबंध के लक्षण, तो सहसंबंध के हमारे पास लक्षणों की बात करते हैं तो हमारे पास लक्षण कौन कौन से हैं सहसंबंध के। तो 4 लक्षण इंपॉर्टेंट है जिनको मैं यहाँ शॉर्टकट में तुमको एक बता रहा हूँ कि आर का विस्तार है, आर का विस्तार है यानी कि सहसंबंध का विस्तार। इसको सहसंबंध को संकेत में आर से व्यक्त किया जाता है कोरिलेशन की वजह से। आर का विस्तार है कैसा होता है, -1 से +1, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये हमको लिखना होता है। दूसरा, सहसंबंध ये इकाई मुक्त माप है। कैसा माप है ये, इकाई मुक्त माप है। सहसंबंध एक कैसा माप है हमारा, इकाई मुक्त माप है। इसके अंदर कोई इकाई किग्रा, रुपीस वगैरह कोई लगाने की जरूरत होती नहीं है। और ये सापेक्ष माप है। कैसा माप है ये, एक सापेक्ष माप है। और आर एक्स वाई करो या फिर आर इजकल टू वाई एक्स करो, यानी दोनों चलों को हम आगे पीछे टर्न कर दिया जाता है, उनके अंदर एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स लिख दिया जाता है तो कोई परिवर्तन होता नहीं, दोनों का मान समान ही आएगा। यानी कि हमारे चलों के अंदर परिवर्तन होगा तो उससे कोई परिवर्तन होगा नहीं। उसके बाद में ये सापेक्ष एक निरपेक्ष माप है। उद्गम बिंदु परिवर्तन और स्केल माप परिवर्तन यहाँ पे होता नहीं है, बदलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, उद्गम बिंदु परिवर्तन, उद्गम बिंदु परिवर्तन है वो नहीं होता है। और दूसरा क्या नहीं होता है, इसी के अंदर साथ के साथ में लिखा हुआ है स्केल माप, स्केल माप में भी परिवर्तन होता नहीं है। तो ये 2 प्रकार के हमारे माप में परिवर्तन नहीं होता, वो ध्यान रखना है। ये 4 इसके लक्षण कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, जो कि हमारा सेक्शन सी बनता है। सी के बनने के बाद में हम थियोरेटिकल पोर्शन एक अलग से शेयर करेंगे, उसकी PDF हम लिंक में डाल देंगे। तो उसके अंदर सारे क्वेश्चन जितने भी चैप्टर के थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं वो उसके अंदर सारे आ जाएंगे। और यहाँ पर 2 चलों के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है, तो 2 चलों के बीच में कार्ल पियर्सन की सहसंबंध की धारणा में किस प्रकार संबंध होता है, कार्य कारण का संबंध होता है। क्या ऐसा होता है, 2 चलों के बीच में कैसा संबंध होता है, कार्य कारण का संबंध होता है। ये हमको ध्यान में रखना है। किसकी धारणा के अनुसार, किसके धारणा के अनुसार, कार्ल पियर्सन की धारणा के अनुसार 2 चलों के बीच में कार्य कारण का संबंध होता है। ये हमको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में 1-2 बार इस तरह का भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो 1 मार्क में ही आते हैं। सेक्शन बी या तो सेक्शन ए हमारा 1 मार्क होता है, उसी में से ही। ठीक है, तो ये हमारे थियोरेटिकल पोर्शन की बात करें तो इतना हो गया है। उसके बाद में थोड़ा और है थियोरेटिकल पोर्शन, बट उसके लिए हम ज़्यादा जाएंगे नहीं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो PDF है मेरे पास उसको मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। आप उसमें सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के थियोरेटिकल जितने भी हैं वो हैंड रिटन नोट्स ही है, तो वो हैंड रिटन नोट्स आप वहाँ पर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और जल्द वीडियो नेक्स्ट अपलोड की जाएगी। उसके अंदर हमारे सारे सूत्रों के चैप्टर के उनके बारे में देखेंगे।